Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. आप लोगों का जो पहला टेस्ट हुआ था UT1, उसमें Yes, sir. कुछ डाउट्स वगैरह डिस्कस करने हैं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, निकालो यार, उसको डिस्कस कर ले। मैं भी भूल गया, तुम लोग भी याद नहीं दिला। Yes, sir. एक मिनट। तो 1 मिनट। निकालो निकालो। और मेरे पास वो पेपर है नहीं, तो प्लीज कोई जन शेयर कर सकते हो क्या? तब पेपर नहीं आया था, वो मतलब फोटोज अच्छा, फोटो आया था। फिर वो इंडिविजुअल अपने अपने प्रॉब्लम आप फिर शेयर करो, तब चैट में शेयर करते जाओ। देवेश, तुम्हारे पास है क्या पेपर वगैरह कुछ? नहीं है सर। किसी के पास? तनिष्ठा? नो सर। ओके, जो आपकी समस्याएं हैं प्लीज शेयर करो, फिर इसी में चैट पे डालो। चैट पे डालो उसको, पहले उसका डिस्कशन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। और इस चैप्टर के NCERT आप बना लेना ना। इसके बाद एक क्लास और लेंगे, उसके बाद वाली क्लास में NCERT डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, आज की क्लास एक और क्लास करने के बाद NCERT को डिस्कस करेंगे। NCERT आप कर लो, और पूरा उसका जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आप एक बार देख जाओ। जो डिस्कशन में दिक्कतें होंगी उनको डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना? प्लीज अपना शेयर करो भाई, जिसकी समस्याएं हैं। जसजीत, क्या कह रहे थे? तुम्हारी है ना कोई समस्या? बोले भेजो। हाँ जी, Yes, sir. भेजिए, जो भी प्रॉब्लम है वो भेजिए। नंबर वाइज भेजिए। कुछ एक आया किसी का चैट। In which reason electric field can be zero for the given arrangement of electron and two proton? दो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है भाई, ये ऐसे प्लेस्ड है। आपसे कहा गया कि यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और एक यहाँ पे प्रोटॉन है। तो आपको इनको मिलाने वाली लाइन पे एक रीजन इधर में 1, ये रीजन 2, ये रीजन 3 और ये रीजन 4 के रूप में मेंशन है। आपको बताना है कि किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन तीनों के क्यूमुलेटिव इन्फ्लुएंस में कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास जानकारी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है ना? और अगर उसे कैंसिल होना है तो दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के क्यूमुलेटिव इन्फ्लुएंस में वहां पे जो फील्ड प्रोड्यूस हो वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड में बराबर होनी चाहिए, जिससे कि कैंसिलेशन जो है वो पॉसिबल हो पावे। अब आते हैं रीजन नंबर 1 को, जरा ऑब्जर्व करते हैं। इस रीजन में इस प्रोटॉन के कारण फील्ड लेफ्टवर्ड होगी, इस प्रोटॉन के कारण फील्ड लेफ्टवर्ड होगी, और इस इलेक्ट्रॉन के कारण फील्ड
राइटवर्ड होगी। नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है। जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होता है, मैग्नीट्यूड में नेचर अपोजिट होता है। और प्रोटॉन से ये पॉइंट नियरर है, तो इस प्रोटॉन के कारण जो फील्ड इधर की तरफ प्रोड्यूस हो रही है वो इस इलेक्ट्रॉन के कारण प्रोड्यूस के फील्ड के कंपैरिजन में बड़ी होगी, निश्चित रूप से कैंसिलेशन नहीं हो सकता है। ठीक है ना? डायरेक्शन में तो अपोजिट बन रहा है बट मैग्नीट्यूड भी तो इक्वल होना चाहिए। तो अगर यही वेक्टर इससे बड़ा हो गया तो इसका सम, इन दोनों का सम तो नेसेसरली बड़ा होगा, कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजन नंबर 2 में। रीजन नंबर 2 में देखो तो इस प्रोटॉन के कारण फील्ड इधर, इस इलेक्ट्रॉन के कारण फील्ड इधर, और इस प्रोटॉन के कारण फील्ड इधर है। बड़ी क्लियरली आपको दिखता है कि इस प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस में इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो इस प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस में जो फील्ड है उसके कंपैरिजन में बड़ी होगी, क्योंकि इस प्रोटॉन से ये नियरर पॉइंट है। तो ये वाली फील्ड बड़ी है और साथ में उसमें कुछ ऐड भी हो रहा है, तो निश्चित रूप से दोनों का एडिशन इससे बड़ा ही होगा, कैंसिलेशन नहीं हो सकता। रीजन नंबर 3 में भी फिर से आपको सेम रीजनिंग आ जाएगी। इस प्रोटॉन के कारण फील्ड इधर, इस इलेक्ट्रॉन के कारण फील्ड इधर, और इस वाले प्रोटॉन के कारण फील्ड इधर की तरफ होगी। ये निश्चित रूप से बड़ा होगा इन दोनों का सम इससे। जैसे यहाँ पे रीजनिंग दिया था इस वाले रीजन नंबर 2 में, वही रीजनिंग आपका रीजन नंबर 3 में भी अप्लाइड हो गया कि ये दोनों का सम इससे बड़ा होगा, कैंसिलेशन नहीं हो सकता। अब रीजन नंबर 4 में वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो रीजन नंबर 1 में था। इस प्रोटॉन के कारण फील्ड इधर, इस प्रोटॉन के कारण फील्ड इधर, और इस इलेक्ट्रॉन के कारण फील्ड इधर। क्योंकि इस प्रोटॉन से ये पॉइंट नियरर है कंपैरिजन टू दिस इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते। साथ में इसमें कुछ ऐड भी हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये बड़ा होगा, कैंसिलेशन नो वेयर पॉसिबल। ठीक है, हर्ष हर्ष ठीक है। An infinitely long solid cylinder of radius r has uniform volume charge density rho. The magnitude of electric field at a point P which is at a distance r/2 from the axis of the cylinder. तो सिलेंडर के अंदर में कोई भी पॉइंट हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का फॉर्मूला आपने बना रखा है ना। एक अगर ये सिलेंडर है, इसके अंदर का कोई पॉइंट है, आर सेपरेशन पे हो, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लिखने का फॉर्मूला है रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान में है? इधर में r की जगह पे r/2 है तो रख दीजिए भाई। तो फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, रो इंटू r डिवीजन में 4 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था। ठीक है आशुतोष? यस सर। इसमें क्या है भाई, ये क्या भेजा? सर वो गाड़ी चला गया था, आगे क्वेश्चन। अच्छा, figure shows a charged particle minus q is placed along the axis of a uniformly charged fixed ring of radius capital R. Initially charge is released from its position r 2r00 predicts its motion. ये चार्ज है q। क्या हो गया, कहाँ चला गया ये? हमको प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है भाई कि एक रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, क्यू इस पे चार्ज है, और इसके एक्सिस पे यहाँ पे कहीं पे माइनस का क्यू चार्ज प्लेस किया गया है। तो सेंटर से एक्स सेपरेशन का कोई पॉइंट है तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो लिखने का आपको फॉर्मूला मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सेंटर होता है ना।
पॉजिटिव चार्ज है अगर रिंग को दिया हुआ तो, और होता कितना है क्यू एक्स डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये होता है भाई। बोलो। यस सर। यस सर। और ये फील्ड का वेरिएशन भी आपने ऐसे प्लॉट करके रखा है, मैक्सिमम कहाँ पे होता है भाई? r/√2 पे। हाँ, तो जो फोर्स हमारे इस चार्ज पे लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में लगेगा, कंटिन्यूअसली नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में लगेगा। तो जब ये चार्ज को यहाँ से रिलीज करोगे तो ये टुवर्ड द एक्सिस ऑफ दिस पर्टिकुलर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस रिंग, ये एक्सेलरेटेड आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका एक्सेलरेशन बड़ा होता जाएगा, और r/√2 पे जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी द मैक्सिमम, एंड देन आफ्टर फिर से एक्सेलरेशन घटता हुआ आकर के सेंटर ऑफ द रिंग पे 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। यूनिफॉर्म मोशन है, कुछ पीरियोडिक मोशन है, और क्या है भाई? एसएचएम है। हाँ, अब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि जो फोर्स है वो रेस्टोरिंग है, तो उसके इन्फ्लुएंस में यहाँ से ये एक्सेलरेटेड आगे बढ़ेगा, यहाँ पे जाके एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, यहाँ पे 0 होगा, बट उस पर्टिकुलर एक्सेलरेटेड मोशन के कारण ये सर्टेन वेलोसिटी यहाँ पे एक्वायर कर लेगा। उस वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में जब ये आगे बढ़ेगा तो अब देखो फोर्स इस पे जो होगा वो इधर की तरफ लगेगा, तो फिर से आपको मिलेगा कि ये 2r की डिस्टेंस पे जा करके यहाँ से सेंटर से फिर से ये रेस्ट में आएगा और राइट वर्ड मूव करता हुआ फिर से इस पोजीशन पे जाएगा। तो ये जो 2r का माइनस का पोजीशन है और 2r का जो प्लस का पोजीशन है, इन दोनों पोजीशन के बीच में ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, और ऑसिलेशन कहा गया है तो मोशन पीरियोडिक भी होगा। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करेगा ये -2r से 2r के बीच में। अब रही बात कि एसएचएम होगा कि नहीं, तो आपको मालूम है कि एसएचएम होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि जो फोर्स होना चाहिए इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स तभी पॉसिबल है जब ये एक्स जहां से इस पार्टिकल को आपने रिलीज करा है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपैरिजन टू आर, तभी हम इस नीचे वाले एक्स स्क्वायर को आर स्क्वायर के कंपैरिजन में निगलेक्ट कर पाएंगे, एंड देन ओनली द मोशन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड टू बी एसएचएम। बट यहाँ पे मोशन एसएचएम नहीं होगा क्योंकि एक्स जो है वो कंसिडरेबल है, इट कैन नॉट बी निगलेक्टेड एज कंपैरिजन टू द आर। ओके, so simply you can say that the motion will be oscillation, or you can say that it is motion of periodic motion। ये क्या है भाई? UT1 खुलेगा कहाँ? हाँ, a small spherical symmetrically charged Q is placed at one of the vertex of the cube as shown in the figure. The flux through the face A, B, C, D, A, B, C, D, through the face A, B, C, D, and HF, H, F, G, E, H, G, F, E, ये आर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए नीचे वाला जो फेस है इसके लिए तो आपको ध्यान में होगा ही, पहले से कैलकुलेट भी करे होंगे, है ना, कि इस वाले फेस के करेस्पॉन्डिंग आपका इंफॉर्मेशन जो होगा वो क्यू डिवीजन में 24 एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाएगा। क्या बताना है उसको? नो सर। हाँ। अब इस वाले जब सरफेस के लिए आप बात करते हो तो यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज आपने प्लेस करा है उसके इन्फ्लुएंस में आपको दिखेगा कि पॉइंट चार्ज से जो फील्ड लाइंस होती हैं दे आर
डाइवर्जिंग रेडियली। तो जो भी फील्ड लाइंस यहाँ से डाइवर्ज होंगी वो सभी इस पर्टिकुलर फेस के एच जी एफ ई के पैरेलल इमर्ज हो जाएंगी। तो Yes. पैरेलल इमर्ज होंगी तो एक साइड से दूसरी साइड को क्रॉस नहीं कर रही होंगी। तो एक साइड से दूसरी साइड को क्रॉस नहीं कर रही होंगी तो ऐसे सिचुएशन में आप कह सकते हो कि इट विल बी 0। तो जो भी इस कॉर्नर से सटे हुए तीनों फेस होंगे, जैसे यहाँ पे एच जी एफ ई, एच जी बी ए और एच ए डी ई, ये तीनों फेस से जो है 0 0 होगा। और बाकी जो 3 बचे फेस हैं जो कि दूर दूर है, उनके द्वारा क्यू डिवीजन में 24 एप्सिलॉन नॉट का होगा। ठीक है ना? तो क्यू डिवीजन में 24 एप्सिलॉन नॉट एंड 0। ठीक है आदित्य? आदित्य कुमार सर। झा। सर हाँ जी। सर उसने क्वेश्चन पूछा नहीं था, आपने वो यूटी का क्वेश्चन पेपर मांगा था ना, तो वो भेजा था। ओके, कोई बात नहीं, बता दिया तो कोई गुनाह तो हुआ नहीं है। हाँ सर। नहीं सर, मैं आप अगला क्वेश्चन भी समझाने लग गए ना इससे। अच्छा चलो, सर ये बता दिया आपने। सर ये ये तो हो। मैक्सिमम पे ये वाला ही क्वेश्चन है, चलेगा अभी 3 4 जा रहे हैं। ये भी हो गया। हाँ सर। Which of the following is incorrect? इलेक्ट्रिक चार्ज ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आपको बताया ही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये ओबे करता है। कूलम फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी बताया है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास, चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके मास पे डिपेंडेंट नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन उससे निकले या कितने इलेक्ट्रॉन मिले उस पे जो है वो डिपेंड करता है। और कूलम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, ये तो सही ही है। कोई भी फोर्स जो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से सेपरेशन के फंक्शन के रूप में लिखा जा रहा हो, एफ आर, आर का फंक्शन है अगर फोर्स, तो वो फोर्स सेंट्रल फोर्स कहलाता है। और ध्यान देना कि जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं वो सारे के सारे कंजर्वेटिव भी होते हैं। तो कूलम फोर्स आपका सेंट्रल फोर्स है और वो कंजर्वेटिव भी है। ठीक है भाई? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो उससे मास पे डिपेंडेंट नहीं होता। हाँ जी। ओके सर। ये तो हो ही गया। A point charge Q is placed at x equals to 0. The electric field at x equals to L is E. When another charge 4Q is placed at x equals to 2L, what is the new electric field at L? हमको कहा गया कि यहाँ एक पॉइंट चार्ज को प्लेस किया है Q को, तो यल सेपरेशन का कोई पॉइंट होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इधर की तरफ होगी, एक्स डायरेक्शन में होगी। ई वेक्टर जो होगा वो आपको मालूम है कि क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर आई कैप से लिखा जाएगा। ठीक है भाई? ये एक्स डायरेक्शन। और एक चार्ज अब क्या कहा कि ये 2L पे रख दिया, 4Q का चार्ज रख दिया। यहाँ पे अब आपने 4Q का चार्ज रख दिया, तो इस चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जनरेट होगी, इस चार्ज के कारण फील्ड इधर की तरफ जनरेट होगी। दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी अब इस पोजीशन पे। तो नया जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा वो लिखा जाएगा क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर आई कैप, जो कि इस चार्ज के कारण है, और इस चार्ज के कारण माइनस का 4Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एल स्क्वायर आई कैप से लिखा जाएगा। तो माइनस का 3q/4πε0 एल स्क्वायर आई कैप, और ये हमारा ई वेक्टर है, तो ये माइनस का 3 वेक्टर हो जाएगा नई इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, Yes, sir. और किसी का कुछ है क्या? एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी? या आगे बढ़ो? एक मिनट सर। हाँ, भेजो 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 भेजो। Sir, जी वैभवी बोलिए। सर मॉड्यूल में से डाउट था, अभी पूछ लूं क्या? बिल्कुल पूछ लीजिए। In the figure, equivalent capacitance between the point A and B is। पेपर का खत्म हो गया सबका? यस सर। ओके, यस सर। ये हमको बोला गया कि ये 3 कैपेसिटर्स हैं जिनको दिखाए गए फिगर के अकॉर्डिंग कनेक्ट किया गया। अब हमको ये देखना है, ये समझना है कि ये जो वायर्स जोड़ दिए बीच में, उसका जो है इनके कनेक्शन पे क्या असर पड़ रहा है। तो जरा इसको नाम दे दो ना, तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसको डी पॉइंट कह दिया, इसको ई पॉइंट कह दिया। अब जब ए और बी पॉइंट के बीच में आप सेल लगाओगे तो क्या होगा, ए पॉइंट और ई पॉइंट इन दोनों के जो पोटेंशियल होंगे दे आर सेम। यस सर। बैटरी के प्लस के बराबर हो जाएगा क्योंकि एक ही कंडक्टर के पार्ट हो गए। तो अब आप देखो, ए पॉइंट और ई पॉइंट दोनों के पोटेंशियल जो है वो सेम है, तो दोनों को एक जगह पे हमने जुड़ा हुआ दिखा दिया। ए पॉइंट से कैपेसिटर C1 का एक प्लेट जुड़ा हुआ है, तो C1 का एक प्लेट ये जोड़ दिया हमने। ई पॉइंट से C2 का एक प्लेट जुड़ा हुआ है, तो C2 का एक प्लेट ई पॉइंट पे जोड़ दिया, और C3 का एक प्लेट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसको भी जोड़ दिया। ठीक है। अब ये जो बैटरी का निगेटिव है उससे पॉइंट बी और ये पॉइंट डी भी कनेक्टेड है, तो बी और डी दोनों जो पॉइंट होंगे इनके पोटेंशियल जो होंगे वो सेम होंगे। C1 की जो दूसरी प्लेट है वो पॉइंट डी पे कनेक्टेड है, तो C1 की दूसरी प्लेट को उठा के पॉइंट डी पे कनेक्ट कर दिया, ये C1 कैपेसिटर हो गया। C2 की जो ये दूसरी वाली प्लेट है वो पॉइंट डी पे कनेक्टेड है, तो C2 की दूसरी प्लेट पॉइंट डी पे जोड़ दिया, और C3 की दूसरी प्लेट पॉइंट बी पे जुड़ी है, तो C3 की दूसरी प्लेट को पॉइंट बी पे जोड़ दिया। ये C3 है, ये C1 C2 है। अब आपको क्लियरली दिख गया कि ये तीनों कैपेसिटर्स आपस में जुड़े कैसे हैं भाई? पैरेलल। तो इसका इक्विवेलेंट तुमसे पूछा गया था, तो इट विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3 से लिखा जाएगा। ठीक है। तो दीज capacitors are connected in parallel and equivalent will be C1 plus C2 plus C3। ठीक है भाई? सर एक सर वो एक बार फिर से वो कैसे अरेंजमेंट किया वो बता दीजिए।
यस सर। अरेंजमेंट को समझने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे नाम दे दो, इसको 1 नंबर कर दिया, इसको 2 नंबर कर दिया, ये 3 नंबर कर दिया, ये 4 नंबर कर दिया, इसको 5 नंबर कर दिया, इसको 6 नंबर कर दिया। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 4, प्लेट नंबर 5, ये तीनों ए और ई पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, तो तीनों को ए और ई जिनके पोटेंशियल सेम होने हैं एक जगह पे जोड़ करके 1 4 5 को वहां से जोड़ दिया। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है? प्लेट Yes, sir. नंबर 1, प्लेट नंबर 4, प्लेट नंबर 5, ये तीनों एक ही जगह पे जुड़े हैं, ए और ई पॉइंट दोनों के पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो दोनों के पोटेंशियल सेम है तो दोनों को एक पॉइंट पे आप जोड़ते हुए दिखा दो। ठीक है ना? अब आओ, एक नंबर के साथ 2 नंबर मिलकर के एक कैपेसिटर बनाया है, और 2 नंबर कहां से जुड़ा है? डी पॉइंट से जुड़ा है, तो डी पॉइंट पे ला करके 2 नंबर की प्लेट को जोड़ दिया। डी पॉइंट और बी पॉइंट ये एक ही तार से जुड़े हुए हैं, तो दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे कि नहीं होंगे? बोलो भाई। Yes, sir, same. तो डी और Yes, बी sir. को एक ही जगह पे जोड़ दिया, एक ही पोटेंशियल है इसलिए। ठीक है, 4 नंबर के साथ 3 नंबर की प्लेट मिलकर के कैपेसिटर बनाया है, तो 4 के बगल में 3 बनाया, और 3 कहां से जुड़ा है? डी से जुड़ा है, तो जोड़ दिया। Yes, sir. 5 नंबर के साथ 6 नंबर का सरफेस मिलकर के कैपेसिटर बनाया है, 6 नंबर कहां पे जुड़ा है? बी पे जुड़ा है, तो बी पे जोड़ दिया। अब ठीक है, Yes, समझ sir. में आ रहा है? Yes, sir. अब ये तीनों आपस में क्लियरली दिख गए कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयरफॉर देयर इक्विवेलेंट विल बी C1 plus C2 plus C3। Yes. यस सर। A solid conducting sphere of radius A has a net positive charge 2q. A conducting spherical shell of inner radius B and outer radius C is concentric with the solid sphere and has a net charge minus का q. The surface charge density on the inner and outer surface of the spherical shell will be। दोनों हमारे कंडक्टर हैं, ठीक है ना भाई? यस सर। ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है जिसको चार्ज दिया गया, ये ए रेडियस का है जिसको चार्ज दिया गया 2q का। आपको मालूम है कि जो भी चार्ज आपने इसको दे रखा है ये सब का सब इसके बाहर वाले सरफेस पे आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। और इसके अराउंड कंसेंट्रिकली एक दूसरा कंडक्टिंग शेल रख दिया है आपने, जिसका इनर रेडियाई जो है वो बी की है और आउटर रेडियाई जो है वो सी की है, और इसको जो चार्ज दिया गया है वो माइनस का क्यू दिया है। अब आपको मालूम है कि मेटल के अंदर में फील्ड 0 होनी है ना? तो जितना चार्ज आपने ये अंदर में रखा है उतना ही चार्ज इसके अंदर वाले सरफेस पे आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा भाई? नेगेटिव का उतना ही चार्ज नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? मेटल के अंदर में फील्ड हो जाएगी। तो माइनस का 2q का चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ पे फील्ड ना हो, इस रीजन में फील्ड ना हो, उसके लिए जरूरी है कि जितना चार्ज इधर में है उतना ही माइनस का इस पे हो जाए। बोलना भाई, ठीक है? यस सर। Yes, sir. तो माइनस का 2q चार्ज इस पे आ गया, और आपने इसको पहले से कितना दे रखा था चार्ज? माइनस का q। तो जो बचा हुआ चार्ज है वो बाहर वाले सरफेस पे जाएगा, बाहर वाले सरफेस पे प्लस का q चार्ज आ जाएगा, जिससे कि इस सेल के ऊपर टोटल माइनस का q चार्ज रहे जो आपने दिया था। तो प्लस का q चार्ज इसके बाहर वाले सरफेस पे आ गया। ठीक है भाई? मेटल के वॉल्यूम रीजन में कोई चार्ज नहीं होता है, जो भी चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे होता है।
क्लियर है? यस सर। बोलो। हाँ, तो अब हमको इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए था, तो बी वाले सरफेस के लिए, बी रेडियस के सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? माइनस का 2q चार्ज हो गया, और सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी इसकी? 4πb², है ना? और प्लस सी वाले रेडियस वाले सरफेस के लिए चार्ज कितना है? प्लस का क्यू, डिवीजन में उसका रेडियस है सी, तो 4πc²। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। मैच करा लो। कोई मैच नहीं किया क्या? अरे कर तो गया, कर तो गया पहला। ये नन ऑफ दी अबव क्यों मारा है? ठीक, हेलो, नन ऑफ द अबव फील्ड क्यों मारा है? ठीक, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ओके ओके ओके। और आगे वाले भी बताने हैं क्या? If two particles of equal mass m and charge q are placed at a distance of 16 centimeter, they do not experience any force. The value of q by m is, अरे बाप रे बाप, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बराबर करो, है ना? ये दो चार्जेस हैं जिनके मासेस m के हैं, चार्ज इस पे q का है, तो मास के कारण इन पे अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा और चार्ज के कारण ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेट फोर्स जीरो होने के लिए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का फोर्स जीरो बराबर होना चाहिए। बोलो भाई, तो बराबर कर दो भाई। तो q² डिवीजन में 4πε0 r², दैट शुड बी इक्वल टू gm²/r², है ना? r² से r² को हटा दिया तूने, और q/m चाहिए था, तो q/m की वैल्यू हो जाएगी g डिवीजन में 4πε0, और ये पूरा रूट के अंदर है। एक मिनट गड़बड़, g इंटू ना रूट के अंदर में 4πε0 इंटू जी हो जाएगा। ठीक है? An electron of mass me initially at rest move through a certain distance in a uniform electric field in time t1. A proton of mass mp also initially at rest take time t2 to move through an equal distance in this uniform electric field. Neglecting the effect of gravity, the ratio of T2 and T1 is nearly equals to, एक जगह पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, यहाँ पे अगर एक प्रोटॉन को आप रखोगे तो इस पे फोर्स जो लगेगा E इंटू ई का लगेगा इधर की तरफ, अगर E0 फील्ड कहा है तो, और उसके इन्फ्लुएंस में एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? E इंटू E0 डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन लिखोगे क्या? तो एल लेंथ को रेस से चलने में टाइम कितना लगेगा? अगर ये देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है तो यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर फॉर्मूला यूज करिए। तो एल इक्वल्स टू हाफ ऑफ ई इंटू E0 डिवीजन में मास ऑफ प्रोटॉन इंटू टी का स्क्वायर। T1 कहा गया है प्रोटॉन के लिए या T2 कहा गया है? टाइम T2 है, तो T2 का स्क्वायर लिखा जाएगा। अब यहीं पे एक इलेक्ट्रॉन को आप अगर रिलीज करोगे तो फोर्स इस पे इधर की तरफ लगेगा, E0 के बराबर ही होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बट मैग्नीट्यूड जो होगा वो E0/m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से लिखोगे ना।
डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये भी एल लेंथ को ट्रेवल कर रहा है रेस्ट से, तो उसके लिए एल का एक्सप्रेशन लिखना चाहोगे, सेम फार्मूला ये यूज करना है, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ई नॉट बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू T1 का स्क्वायर। ये रिलेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को बराबर कर दो तो 1/2 ई नॉट बाई मास ऑफ प्रोटॉन इंटू T2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स 1/2 ई इंटू ई नॉट डिवीजन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू T1 का स्क्वायर। तो T2 अपॉन T1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाती है, मास ऑफ प्रोटॉन डिवीजन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का पावर 1/2। तो T2 और T1 का रेशियो ये हो जाएगा। ओके सर। A parallel plate capacitor having capacitance 12 picofarad is charged by a battery to a potential difference of 10 volt between its plates. The charging battery is now disconnected and a porcelain slab of dielectric constant 6.5 is set between the plate. The work done by the capacitor on the slab is एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस जो है आपको गिवन है 12 पिकोफैराड का है। और इसको एक बैटरी को लगा करके चार्ज किया गया। बैटरी का ईएमएफ जो है वो 10 वोल्ट का है। तो इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस का और इस पे हो जाएगा माइनस का। और चार्ज कितना हो जाएगा इस पे, C इंटू जीटा का चार्ज हो जाएगा। तो ये आप लिख सकोगे 12 इंटू 10 पिको जूल, इतना इस पे पिको कूलम, जूल लिख, पिको कूलम का चार्ज हो गया इस पे। ठीक है। और Yes. इसके द्वारा जो एनर्जी स्टोर करी जाएगी वो एनर्जी आपके पास इंफॉर्मेशन में होगी कि ये लिखा जाएगा हाफ ऑफ C इंटू जीटा का स्क्वायर। हाफ C की जगह पे 12 इंटू 10 का स्क्वायर, तो इतना पिको जूल हो जाएगी एनर्जी स्टोर। ठीक है ना भाई। Yes, sir. अब क्या कहा गया कि ये बैटरी यहाँ से हटा दी गई। तो अब बैटरी हटा दिया आपने तो इस पे चार्ज जो होगा वो तो फिक्स हो गया, चार्ज अब इस पे नहीं बदलेगा। अब इसके बाद इसके बीच में एक पोर्सलिन की प्लेट को बीच में फिल कर दिया गया जिसके लिए K की वैल्यू 6.5 की है। तो अब इसके द्वारा कितनी एनर्जी स्टोर करी जाएगी, वो फाइनली जो स्टोर एनर्जी है, तो चार्ज Q हो गया, Q स्क्वायर डिवीजन में 2C से लिखा जाएगा। अब इसका नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा भाई, K टाइम्स C हो जाएगा ना। Okay, sir. तो ये अगर आप कैलकुलेट करना चाहो या फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट एक ही बार करना है तो वो भी कर सकती हो, या अभी से कैलकुलेट कर लो फाइनल एनर्जी इस पे कितनी है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 120 का स्क्वायर डिवीजन में 2 इंटू 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 12 शायद है ना, 12, ये हो जाएगा पिको जूल। ये इतनी एनर्जी अब ये स्टोर हो गई। बोलो भाई ठीक है। Yes, sir. तो फाइनली जो स्टोर्ड एनर्जी है उसमें से इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी को घटा दो तो ये हमारा वर्क हो जाएगा, जिसके कारण उसकी एनर्जी बढ़ी। तो कितना हो जाएगा वो आप कैलकुलेट कर लो भाई, Okay, sir. अब हो जाएगा। सेट कर देना। ठीक है ना। Yes, sir.
इसमें क्या बताना है बच्चा गुनगुन? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाना है इसमें। ए और बी पॉइंट के बीच में। सर ऐसा तो मेंशन नहीं है, मैंने लिखा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हाँ वही ए और बी पॉइंट के बीच में ही बताना होगा ना, सी 2C C 3C 3C 3C। टू सी सी 1 2 3 3C 3C। ये सी है, ये कितना है? 2C है, सी है, सी सी। ये हमको अरेंजमेंट दिया गया है, इसमें ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट चाहिए। तो जरा देखिए, तो ये दो पॉइंट को पहले आप देखो, इसको डी और ये ई पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये 3C, ये 3C और ये 3C आपस में कैसे जुड़े हैं भाई? सीरीज में है गुनगुन। यस सर। तो इनका तीनों के सीरीज का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यस सर। तो इन तीनों को हटा के वहां पे सी लगा दो, तो सी सी 2C सी और ये सी हो गया। ये पॉइंट तुम्हारा ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, सी सी 2C सी एंड सी। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर आपस में कैसे जुड़े हैं भाई? हाँ, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2C हो जाएगा। तो उसको हटा के वहां 2C लगा दो। C 2C और ये तुम्हारा 2C हो गया। अब ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं भाई? सीरीज। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो गया? C हो गया ना। तो इन दोनों को हटा के वहां C लगा दो। C अब ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं भाई? पैरेलल। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2C हो गया। तो उसको हटा के वहां पे 2C लगा दो। ठीक है ना? तो ये C और ये 2C हो गया। अब A और B पॉइंट के बीच में ये दोनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हैं? सीरीज। तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया? C इंटू 2C डिवाइडेड बाई C प्लस 2C। तो ये हो जाएगा 2C/3। इक्विवेलेंट विल बी 2C/3। ठीक है? समझ गए? किसी और का भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ या ना बोलना। किसी और का कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, तो आगे का डिस्कशन शुरू करूं। यस सर।
तो पिछली क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बातें कर रहे थे, और उसमें आपको बताया गया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट लिखना है तो इंडिविजुअल के कैपेसिटेंस के इनवर्स का जो सम होगा वो इक्विवेलेंट का इनवर्स होगा। और साथ में ये भी बताया गया कि सीरीज कनेक्शन में जो वोल्टेज का डिवीजन होता है इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में होता है ना। अब आइए पैरेलल कनेक्शन में डिवीजन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। डिवीजन ऑफ चार्ज इन पैरेलल कनेक्शन। मान लीजिए कि ये दो कैपेसिटर्स है भाई, हैं, C1 और C2। ये दोनों आपस में पैरेलली कनेक्ट करेंगे, C1 और ये हमारा C2। और इन दोनों को एक सोर्स ऑफ बैटरी से आपने कनेक्ट करी, जिसके इन्फ्लुएंस में कि दोनों के कॉम्बिनेशन को जो चार्ज मिला दैट इज कैपिटल Q। ठीक है ना। बैटरी से जोड़ा तो चार्ज इस पे जो दोनों पे क्यूमुलेटिवली मिला दैट वाज कैपिटल Q। तो आपके पास जानकारी क्या है कि ये जो Q चार्ज है वो इस वाली प्लेट और इस वाली प्लेट पे बढ़ जाएगा। यस तो मान लो कि आपने Yes, कह sir. दिया कि इस पे Q1 आ गया और इस पे जो है चार्ज Q2 आ गया, तो नेचुरल है कि इस पे माइनस का Q1, इस पे माइनस का Q2 का चार्ज होगा। और साथ में आपको अगली इंफॉर्मेशन क्या बनेगी कि चूंकि यही चार्ज इन दोनों पे बटा है तो Q1 प्लस Q2 जो होगा वो कैपिटल Q के बराबर भी होगा। एम आई राइट? यस Yes, sir. ठीक है। तो Q1 प्लस Q2 जो होगा वो कैपिटल Q के बराबर होगा। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या बनेगी आपके पास कि ये चूंकि दोनों जो कैपेसिटर्स है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो जो चार्ज Q इनके ऊपर बंटवारा हुआ है वो इस तरीके से होगा कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। यस यानी कि Q1 बाई C1 इक्वल होगा Q2 बाई C2 के, है ना। Q1 by C1 is the potential difference across the first capacitor and Q2 by C2 is the potential difference across the second capacitors। ठीक है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को सेम होना है, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना भाई। यस सर Yes, sir. यानी कि Q1 और Q2 का जो रेशियो होगा वो आपको जानकारी में आ गया कि दैट इज C1 अपॉन C2। यानी कि पैरेलल कनेक्शन में जो चार्ज का डिवीजन होगा वो सेम रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में होगा। जिसका कैपेसिटेंस बड़ा होगा उस पे चार्ज ज्यादा जाएगा और जिसका कैपेसिटेंस छोटा होगा उस पे चार्ज कम जाएगा। ठीक है। इन यस पैरेलल कनेक्शन division of charge is in same ratio of capacitance। जिसका कैपेसिटेंस बड़ा उस पे चार्ज बढ़ा जाएगा, जिसका कैपेसिटेंस छोटा उस पे चार्ज कम जाएगा। एग्जैक्टली कितना कितना चार्ज जाएगा वो भी हम लोग देख सकते हैं। इधर से Q1 को C1 बाई C2 Q2 यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो C1 बाई C2 इंटू Q2 Q1 की जगह पे लिख दिया प्लस का Q2 दैट इज इक्वल टू Q। तो Q2 की वैल्यू हमको मिल गया कितना, C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू Q।
और करेस्पॉन्डिंगली Q1 जो होगा वो लिखा जाएगा C1 by C2 प्लस C1 मल्टीप्लाइड बाई Q। ठीक है, तो इंडिविजुअल पे कितना कितना चार्ज होगा वो भी अगर लिखना है तो हमारे पास एक तरीके से ये फॉर्मूला हो गया विच वी कैन यूज। क्लियर है बात? ये कभी हमको कैपेसिटर्स का आपस का कनेक्शन पैरेलल का दिखाया जा रहा हो तो उन पे चार्ज का बंटवारा कैसे कैसे होगा उसकी इंफॉर्मेशन, उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो गया इंफॉर्मेशन को लिखने का, जज करने का। अब इस पे जो बेस्ड प्रॉब्लम मिलते हैं उसमें कैसे इसको हमको यूज करना है, कैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेंगे उनकी बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। जैसे मान लो कि दो कैपेसिटर्स हमको पहले से चार्ज दिए गए और उनको आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे केस में नए सिरे से जो है वो क्या क्या चार्ज उन पे आएंगे और उस रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज में कितनी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, यानी कि थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे जो केसेस होंगे उसको कैसे हैंडल करना है, क्या हमारे पास टूल बनेगा, उसकी बात कर लेते हैं ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज when two charge capacitors are connected। दो चार्ज कैपेसिटर्स को आपस में अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा उसकी हम लोग बात करते हैं। तो अगर दो कैपेसिटर्स हैं जो कि पहले से चार्ज है ना, तो उनके रिकनेक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगे उसमें आपको ध्यान देना है कि प्रॉब्लम में कह क्या रहा। एक सिचुएशन ऐसी दी जा सकती है जिसमें बोला जा सकता है कि दोनों की पॉजिटिव प्लेट को एक साथ जोड़ा, दोनों की निगेटिव प्लेट को एक साथ जोड़ा। ठीक है, दोनों के पॉजिटिव प्लेट को एक साथ जोड़ा, दोनों के निगेटिव प्लेट को एक साथ जोड़ा, जिसको हम बोलेंगे सेम पोलरिटी कनेक्शन। ठीक है भाई। और दूसरी सिचुएशन आपको प्रॉब्लम में बोली जा सकती है कि एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से और दूसरे का जो पॉजिटिव है वो पहले के नेगेटिव से जोड़ा गया, इसको बोलेंगे क्या, अपोजिट पोलरिटी कनेक्शन। तो दोनों के लिए जो इंफॉर्मेशन होगा दैट विल बी स्लाइटली डिफरेंट। तो उन दोनों के लिए वर्किंग हम करते हैं, जनरल एक वर्किंग करी जाए और उससे फॉर्मूला बनेगा जिसको हम याद रखेंगे। ठीक है ना। सेम पोलरिटी कनेक्शन, सेम पोलरिटी कनेक्शन मतलब पॉजिटिव प्लेट of both the capacitors are connected together and negative plates connected together। ठीक है ना। सेम पोलरिटी कभी शब्द यूज करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि प्लस प्लस को एक साथ जोड़ा और माइनस माइनस को एक साथ जोड़ा। ठीक है,
तो वो क्या कहलाएगा? सेम पोलैरिटी कनेक्शन। जैसे ये कैपेसिटर हो गया, मान लो कि इसका कैपेसिटेंस मैंने कह दिया कि C1 का है, इसको V1 पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज किया है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लिया, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे माइनस का Q1 चार्ज। और ये एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C2 है, इसको V2 पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज किया है, इस पे चार्ज Q2 है और इस पे माइनस का Q2 है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर पे चार्ज इनिशियली कितना होगा? इनिशियल चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, जिसको हमने Q1 का नाम दिया है, ये लिखा जाएगा C1 V1 से ना भाई? यस सर। और इनिशियल चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर, Q2 जो होगा वो आप क्या लिखोगे? C2 V2 से लिखोगे ना? यस सर। अब आपने क्या करा कि ये प्लस वाली प्लेट दोनों एक साथ जोड़ दी, ये माइनस वाली प्लेट दोनों एक साथ जोड़ दी। तो क्या होगा भाई? अब तो दोनों के अक्रॉस पहले से वोल्टेज सेम नहीं था, दोनों पे पहले से वोल्टेज सेम नहीं था, नहीं था ना? यस सर। तो चार्ज तो अब बटेगा, चार्ज तो इस तरीके से फ्लो करेगा कि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम हो जाए, यस सर। है ना? क्योंकि अब आप इनका कनेक्शन पैरेलल का हो गया, तो चार्ज जितना दिए थे वो उतना ही चार्ज अब नहीं रहेगा। अब चार्ज जो होगा वो इन दोनों पे इस तरीके से अपने आप को अरेंज करेगा कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए? सेम हो जाए। ठीक है ना? मान लो कि अब जो आपने कनेक्शन बनाया उसके बाद पहले वाले पे चार्ज Q1 आ जाता है और दूसरे वाले पे चार्ज Q2 आ जाता है, तो इस पे Q1 हो गया, इस पे माइनस Q1 हो गया, इस पे Q2 और इस पे माइनस का Q2, नया चार्ज इस पे आ गया। अब इन दोनों प्लेट पे देखिए, इन दोनों पे प्लेट पे टोटल चार्ज है वो कितना है? C1 V1 प्लस C2 V2। यस सर। C1 V1 plus C2 V2 is the total charge on both the plates। और यही Yes, sir. चार्ज अब बटेगा इस तरीके से कि Q1 बाई C1 इक्वल्स टू Q2 बाई C2 हो जाए। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जो उधर में आपने बनाया था, टोटल चार्ज वाज कैपिटल Q, हियर इट विल बी C1 V1 प्लस C2 V2। या पूरा वर्क कर लेते हैं, है ना? तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या होगा कि अगर Q1 और Q2 चार्ज आ जा रहा है तो Q1 प्लस Q2 जो होगा वो C1 V1 प्लस C2 V2 होगा। यस सर। और Q1 बाई C1 इक्वल्स टू Q2 बाई C2 होगा, नया वोल्टेज सेम करने के लिए। ठीक वही फॉर्मूला मिलेगा, देखना, है ना? इधर से रिप्लेसमेंट दे दो भाई, Q1 की जगह पे C1 Q2 बाई C2 इधर में प्लेस कर देते हैं, तो Q2 को लिखने का इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? C2 डिवीजन में C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई C1 V1 प्लस C2 V2, वही इंफॉर्मेशन आ गई। और Q1 जो आएगा, अब नया जो चार्ज होगा वो आपको लिखना है, तो C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2। इज इट करेक्ट? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये जो लिखा है बोलना भी। नो सर। नो सर। करण कुमार, कोमल,
प्रभजोत कौर, एक कुशाग्र करके है ना, कुशाग्र, ठीक है बेटा, कुशाग्र। सहरा मरियम, यस सर। ठीक है, जी सर। ओके। तो ये Q1 की वैल्यू ये हो गई एंड Q2 की वैल्यू ये हो गई। तो कैसे चार्ज बटा, ये आपके पास डायरेक्ट उधर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, या दोनों के लिए अलग अलग दो इक्वेशन लिख के यहाँ से मर्ज करके भी आप फॉर्मूला ये बना सकते हैं। अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ भाई, रीअरेंज हुआ, डिस्ट्रीब्यूट क्या हुआ, रीअरेंज हुआ, तो निश्चित रूप से इस चार्ज के फ्लो में सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द थर्मल एनर्जी, है ना। जहां कहीं भी चार्ज का फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ जो एनर्जी होगी इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द थर्मल एनर्जी। तो कुछ एनर्जी जो है इसमें थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कितना हीट जनरेट होगा वो ऐसे अक्सर करके प्रॉब्लम में पूछा जाता है ना। तो हीट जनरेटेड in this redistribution of चार्ज, इसमें जो हीट जनरेट हुआ है उसको अगर लिखना है तो पहले से कितनी एनर्जी स्टोर है इन दोनों पे वो लिख लें, और बाद में जो है रीअरेंज होने के बाद कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है वो लिख लें। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें तो that particular amount of energy is going to be converted into the thermal energy मिल जाएगा। यस सर। पहले से एनर्जी पहले वाले कैपेसिटर पे कितना था, हाफ C1 V1 का स्क्वायर, ये पहले कैपेसिटर पे इतनी एनर्जी थी, यस और सर। दूसरे कैपेसिटर पे एनर्जी हाफ C2 V2 स्क्वायर थी। ये इतना तो पहले से इतनी एनर्जी थी, और बाद में एनर्जी कितनी हो गई, हाफ। दोनों पे टोटल चार्ज कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2, और दोनों का क्यूमुलेटिव कैपेसिटेंस कितना है इन दोनों का, दोनों का टोटल कैपेसिटेंस कितना है, C1 + C2। C1 प्लस C2। Yes, तो sir. Q स्क्वायर डिवीजन में 2C यानी कि C1 प्लस C2 लिख सकते हो। एनर्जी बाद में इतनी स्टोर है, Yes, sir. करेक्ट। यस सर। ठीक है ना भाई, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। नो सर। नो सर। तो ये इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को घटा दिया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों में से हम क्या कर रहे हैं, तो क्या बल्कि तीन हो गया, तीनों में से हम 1/2 C1 प्लस C2 को कॉमन निकालते हैं। तो इधर से इधर में आके C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई होगा तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर मिलेगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर मिलेगा, और इसको जब आप एक्सपेंड करोगे, माइनस है पहले से, तो माइनस का C1 स्क्वायर V1 का स्क्वायर आएगा, माइनस का C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर आएगा, और माइनस का 2C1 C2 V1 V2 भी आएगा। इतना मिलेगा क्या, बोलो। ये दोनों तीनों में से
1/2 C1 प्लस C2 को कॉमन निकालने पे इतना मिलेगा। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रही है? कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अब देखो, ये इससे कैंसिल्ड और ये इससे कैंसिल्ड, और ये तीनों जो बचे हैं उनमें से C1 C2 को कॉमन निकाल लेना है। तो EH जो हीट डेवलप्ड है वो क्या हो गया, C1 C2 डिवीजन में 2 C1 प्लस C2, और बचा क्या रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर में, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। और ये हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो हीट डेवलप या थर्मल एनर्जी डेवलप पूछा जाएगा कभी सेम पोलरिटी कनेक्शन के लिए, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया दैट यू कैन यूज डायरेक्टली फॉर दैट प्रॉब्लम, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेम पोलरिटी कनेक्शन में अगर कभी हीट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखना है तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, C1 C2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स C1 प्लस C2 होल मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? यस सर। अब आओ अपोजिट पोलरिटी का भी बात कर लेते हैं। अपोजिट पोलरिटी कनेक्शन, अपोजिट पोलरिटी कनेक्शन का मतलब एक का प्लस से दूसरे के माइनस से जोड़ना है ना? पॉजिटिव प्लेट ऑफ one capacitor is connected to negative plate of other and vice versa। ठीक है ना? एक का पॉजिटिव के साथ दूसरे के निगेटिव के साथ आपस में जोड़ा गया। जैसे ये एक कैपेसिटर हो गया, C1 कैपेसिटेंस V1 पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज करा, ये दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C2 V2 पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज किया आपने। ये इसकी मान लो कि पॉजिटिव प्लेट है Q1 चार्ज, इस पे माइनस का Q1, ये इसकी निगेटिव प्लेट है माइनस का Q2 चार्ज, और ये प्लस का Q2 चार्ज। इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया। ठीक है ना? तो Q1 तुम्हारा तो C1 V1 है और Q2 तुम्हारा C2 V2 है। अब इन दोनों प्लेट पे टोटल चार्ज कितना होगा? इन दोनों पे मान लो कि Q1 को बड़ा मान लेते हैं, तो दोनों पे टोटल चार्ज कितना होगा? C1 V1 minus C2 V2। हाँ, क्यूमुलेटिव चार्ज ऑन द अपर प्लेट, टोटल चार्ज ऑन अपर प्लेट, ये क्या हो जाएगा? C1 V1 माइनस C2 V2। तो यही चार्ज जो पॉजिटिव का बना C1 V1 माइनस C2 V2, वही इन दोनों पे बटेगा
इस तरीके से कि इस पे प्लस का Q1, इस पे प्लस का Q2, इस पे माइनस का Q1, इस पे माइनस का Q2, इस तरीके से आएगा कि Q1 प्लस Q2 इसके बराबर होगा C1 B1 माइनस C2 B2 के। Yes, sir. Q1 प्लस Q2 जो होगा वो C1 B1 माइनस C2 B2 के होगा। ठीक है ना? पोटेंशियल डिफरेंस सेम करना है तो दोनों पे अब चार्ज जो होगा वो प्लस प्लस का है, दोनों एक साथ जुड़े हुए पे प्लस प्लस होंगे, दोनों एक साथ जुड़े हुए पे माइनस माइनस होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि C1 B1 और C2 B2 में से कौन बड़ा है। ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, डिपेंडिंग ऑन C1 B1 बड़ा है कि C2 B2 बड़ा है। C1 B1 बड़ा होगा तो ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी, और C2 B2 बड़ा होगा तो नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी। ठीक है? Yes, sir. और साथ में Q1 बाई C1 इक्वल्स टू Q2 बाई C2 भी होगा। तो Q1 का रिप्लेसमेंट इधर से करना चाहो उसमें कर दो, या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो जो आपके पास है। Q1 दैट इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 Q2 इधर में रख देते हैं। तो Q2 को लिखने का इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, C2 डिवीजन में C1 प्लस C2, C1 B1 माइनस का C2 B2, और यहाँ पे उठा के रख देंगे तो Q1 मिल जाएगा, और वो हो जाएगा C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू C1 B1 माइनस C2 B2। ये Q1 है ना। ये अलग अलग दोनों प्लेट पे क्या क्या चार्ज जाएगा या दोनों कैपेसिटर पे क्या क्या चार्ज जाएगा वो पूछा जाए तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन हो गया जिस केस के लिए, अपोजिट पोलरिटी कनेक्शन के लिए। अब जरा थर्मल एनर्जी डेवलप निकालो तुम लोग। पहले से एनर्जी है हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ये पहले से इतनी एनर्जी स्टोर है, और बाद में कितनी हो गई, C1 V1 माइनस C2 V2 का होल स्क्वायर यानी कि Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C यानी कि C1 प्लस C2। इक्विवेलेंट तो C1 प्लस C2 ही होगा ना। Yes, sir. ये बाद की इतनी एनर्जी होगी, घटा के निकालो तो देखो क्या एक्सप्रेशन बना, फटाफट निकाल के बताओ। ये सॉल्व करो थोड़ा सा, कुछ हाथ पांव चलाओ तुम लोग भी। The C1 C2 upon 2 C1 plus C2 into V1 plus V2 का whole square. V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर ना। Yes, sir. तो पिछले वाले फॉर्मूले में जो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आया था उसकी जगह पे V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा सॉल्व करने पे।
और भी किसी को मिला क्या? यस सर, आ गया। यस सर। किसने किसने सॉल्व करा? हाथ उठाओ जरा, देखो। और चलो, सभी ने कर लिया लगभग, है ना? या एक दो लोगों का बचा होगा तो वो लोग कर लोगे अभी फटाफट। तो डायरेक्ट मैं लिख दूं क्या सॉल्व करूं? यस सर। यस सर। तो C1 C2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। देखो बेसिकली पिछले वाले में बीच में प्लस था, तो एक्सपेंशन में C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 आया था। यहाँ पे माइनस है तो एक्सपेंशन में माइनस आएगा और ये माइनस लग करके प्लस हो जाएगा। तो बीच में जो माइनस का 2 V1 V2 बन गया था वो 2 प्लस का 2 V1 V2 आ जाएगा, और सारी चीजें एज इट इज रहेंगी कैलकुलेशन की। इसलिए फॉर्मूला ये बन जाएगा तुम्हारा C1 C2 divided by 2 times C1 plus C2 into V1 minus V2 का whole square. This will be the thermal energy developed in this particular situation या case. ठीक है, तो ये तो सीरीज और पैरेलल के बारे में बातें हो गई, और कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस में क्या वर्किंग का तरीका बनेगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को लिखने का। उसमें एक सिचुएशन जो है इनफाइनाइट लैडर का। बहुत बार हमको एक लैडर नुमा कैपेसिटर के अरेंजमेंट जो है वो मिलेगा जिसका इक्विवेलेंट पूछा जा रहा होगा किसी स्पेसिफिक दो पॉइंट के बीच में, और नेचुरल है कि वो जो लैडर होगा उसमें कोई ना कोई सिमेट्री होगी, तभी हम उसका इक्विवेलेंट जो है वो बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया कि ये 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, इस तरीके से कैपेसिटर्स को अरेंज किया गया 2 1 2 1 2, और ये ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक रन करने वाला ये स्ट्रक्चर है, लैडर नुमा स्ट्रक्चर है, ये ए ये बी। और हमसे पूछा गया कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। ठीक है, तो ऐसा कभी भी जब आपको अरेंजमेंट मिलेगा जिसमें आपको इक्विवेलेंट पूछा जाएगा किसी दो पॉइंट्स के बीच में, तो आप ये मान लेना कि उन दोनों पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो C है ना, पहला स्टेप। लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between point A and B is C। ठीक है, मान लिया। अब क्या करना है कि एक स्टेप आगे जाके उन्हीं दोनों पॉइंट के आइडेंटिकल दो पॉइंट को हमको देखना है, चूज करना है। तो एक स्टेप आगे अगर आप जाते हो, इधर में देखो D पॉइंट और ये E पॉइंट, इस D और E पॉइंट के आगे भी बिल्कुल उसी तरीके से कैपेसिटर्स जुड़े हैं जैसा A और B के आगे थे।
इतना पोर्शन ढक लो यस सर। ना, ये इतना पोर्शन ढक लो, केवल डीई के आगे देखो तो आपको दिख रहा है कि डीई के आगे भी कैपेसिटर बिल्कुल वैसे ही जुड़े हैं जैसा ए और बी के आगे जुड़े थे। दिख रहा है क्या सबको? यस सर। यस सर। आवाज बड़ी कम आई भाई। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया वो क्लियर हो रही है सबको बात? यस सर। यस तो अगर हम ए और बी के आगे का इक्विवेलेंट सी माने हैं और डी और ई के आगे भी कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट बिल्कुल वैसे ही है, और आपने पहले से बोल रखा है कि ये इन्फिनिटली रन करने वाली लैडर है, तो इस इन्फिनाइट लेंथ की हमारी लैडर में से एक स्टेप अगर निकाल लेंगे तो क्या इसकी सेहत पे कोई असर होगा? नो सर। नहीं। नो तो सर। निश्चित रूप से डी और ई के आगे का इक्विवेलेंट भी सी होगा। यस सर। यस और सर। के आगे का भी इक्विवेलेंट जो होगा वो सी होगा। तो आपने मान लिया था कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट सी है, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between point D and E will also be C. लॉजिकल लगा? यस ये जो स्टेटमेंट है लॉजिकल है ना भाई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है ना? नो सर। तो अगर डी और ई के बीच का इक्विवेलेंट सी है तो डी और ई के आगे जितने कैपेसिटर्स लगे हैं उन सबको हटा दो, वहां पे सी लगा दो। इक्विवेलेंट का यही मतलब होता है ना? यस तो हम क्या कर रहे हैं कि डी और ई के आगे जो भी कैपेसिटर्स लगे हैं उन सबको हटा के वहां पे सी लगा देते हैं। ये 2 है, ये 1 है, और इधर लगा दिया सी। अब ये अरेंजमेंट हमारा जो है सिंप्लीफाई होकर के इस शेप में आ गया, ये सी है। अब इन तीनों कैपेसिटर का अगर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो इट विल बी द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अगर इन तीनों का इक्विवेलेंट लिखेंगे तो वही होगा ना ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट, विच इज assumed to be C। तो ये देखो आपको क्या दिखा कि ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं और उनके साथ ये सीरीज में है। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट अगर लिखना है, एक ही बार लिख दो या एक स्टेप बढ़ा दो? चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। ये 2 हो गया, ये C+1 हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2 into C+1 डिवाइडेड बाई 2 plus C+1 होगा ना इक्विवेलेंट? C1 C2 upon C1 plus C2 and it is equals to C। क्योंकि ए और बी के बीच आपने इक्विवेलेंट सी माना था तो ये सी के बराबर होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। तो जब भी आपको इस तरीके का अरेंजमेंट मिलेगा तो आप इस तरीके से वर्कआउट करेंगे, सी का एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, है ना? जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको पॉजिटिव रूट ऑफ सी के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि कैपेसिटेंस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर 2 रूट मिलते हैं जिसमें से एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो जो पॉजिटिव वाला रूट होगा दैट विल बी द आंसर। अगर दोनों रूट पॉजिटिव मिल गए, जिसकी संभावना बहुत कम होगी, रियलिस्टिक केस में, बट मे बी कि मिल भी सकता है ना?
तो अगर दोनों रूट पॉजिटिव मिलेंगे तो दो दो आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, जो पॉजिटिव वाला रूट है वो Yes. आपका आंसर होगा। अगर एक अकेला पॉजिटिव रूट मिलता है तो वो आपका आंसर होगा। दोनों रूट अगर पॉजिटिव आ गए तो दोनों आंसर माने जाएंगे, दोनों सही होंगे। ठीक है, यस सर। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया ये, अब इसको सॉल्व किया जाए तो 2c प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3c प्लस c स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको यस ऐसे लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस सी प्लस माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 0। इसको इधर साइड में ट्रांसफर ले लिया तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस का 2c माइनस का c माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 0। c इधर से कॉमन, c प्लस 2 माइनस 1 यहाँ से कॉमन, c प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। c प्लस 2 c minus 2 that is c minus 1 that is equals to 0। तो c की वैल्यू हो गई 1 माइक्रो फैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको क्या मिल गया भाई, इट विल बी 1 माइक्रो फैराड। तो ये जो इनफाइनाइट लैडर बनाया गया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा 1 माइक्रो फैराड का होगा। ठीक है ना। यस सर। तो इनफाइनाइट लैडर वाले प्रॉब्लम्स कैसे वर्कआउट करने हैं वो क्लियर है। यस सर। यस सर। जब भी आपको इस तरीके का अरेंजमेंट मिलेगा उसमें इक्विवेलेंट आप मान लोगे कि सी का है। अगर जैसे अरेंजमेंट पहले स्टेप में रजिस्टर कैपेसिटर का है वैसा ही दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में भी, चौथे स्टेप में भी, सब में है तो आगे के एक स्टेप जाइए वहां का भी इक्विवेलेंट आपका सी का होगा। आगे के सारे कैपेसिटर्स वहां से हटा दीजिए और वहां पे सी लगा दीजिए, इक्विवेलेंट लिखिए, सी के बराबर करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको पॉजिटिव रूट के लिए सॉल्व करिए। क्लियर। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले में C1 C2 दिया गया, दूसरे वाले में C1/2 C2/2 आ गया, तीसरे वाले में C1/4 C2/4 आ गया। ऐसे एक पैटर्न मिलेगा, पैटर्न मिलेगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा, है ना। सेम सेम है तो C मान लेंगे। अगर मान लो कि C1/2 C2/2 हो गया अगला वाले में, फिर अगले वाले में उसका भी आधा हो गया, फिर अगले वाले में उसका भी आधा हो गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री कह सकते हो कि ए और बी के बीच का सी है तो आगे वाले स्टेप में C/2 हो जाएगा, है ना। और फिर आप आगे के सारे हटा के C/2 लगाओ, उसको फिर इक्विवेलेंट के लिए सॉल्व करो। क्लियर है बात। यस सर। यस सर। ज्यादा संभावना है कि अभी इसी तरीके के मिलेंगे जिसमें सारे एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा। जो दो कैपेसिटर यूज होंगे उस लैडर में वही दो कैपेसिटर आगे भी चलते चले जाएंगे, हर स्टेप में सेम कैपेसिटर लगे होंगे। फिर अगले जो तरीके का प्रॉब्लम मिलता है इसमें कई सारी मेटल प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल रख दिया जाता है, कुछ को आपस में जोड़ के एक सिस्टम बनाया जाता है और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखने को बोला जाता है ना। प्लेट्स placed parallel to
each other and some of the plates are connected. जैसे मान लो कि आपको एक सिंपल सी सिचुएशन की बात करते हैं, कहा गया कि ये चार मेटल की प्लेट है, ये एक दूसरे के पैरेलली रखी गई है, सबकी प्लेट एरिया सेम है। ये दोनों को एक साथ जोड़ के यहाँ पे ए पॉइंट कह दिया, ये दोनों को एक साथ जोड़ के यहाँ पे बी पॉइंट कह दिया, है ना। और आपको बताना है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ऑल द प्लेट्स आर ऑफ equal plate area A and separation between the plates is D. Separation between the plates is D. प्लेट्स के बीच का सेपरेशन dd का है, ऐसे इनको प्लेस कर दिया, ठीक है भाई। और आपको इनका इक्विवेलेंट पूछा गया कि ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट बनाओ कि क्या होगा। तो जब भी इस तरीके का कोई आपको कनेक्शन देगा ना, तो आप देखो कि एक कैपेसिटर को बनाने के लिए दो फेसिंग सरफेसेस चाहिए, है ना। दो फेसिंग सरफेसेस मिलकर के एक कैपेसिटर बनेगा। तो जो भी प्लेट्स हैं उनको आप नंबरिंग कर लो आपस में कनेक्शन जानने के लिए। जैसे पिछला वाला प्रॉब्लम में 1 2 3 नाम दिया था ना, वैसे इस वाले सरफेस को 1 नाम दे दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये 5 और ये 6। ये 6 फेसेस से 3 कैपेसिटर बन रहा है। एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है और तीसरा कैपेसिटर ये है। 3 कैपेसिटर यहाँ पे बन रहे हैं, है ना भाई। 3 कैपेसिटर्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। अब ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है ये अगर हमको देखना है तो क्या करें, इनका दोनों के बीच में बैटरी लगा दीजिए। यहाँ पे ऐसे बैटरी लगा दीजिए। कैपेसिटेंस इंडिविजुअल के क्या होंगे, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी से लिखा जाएगा। दिस विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। बोलो भाई, ठीक है क्या? यस सर। अब इनका कनेक्शन आपस में देखना है आपको कि किस तरीके का है। तो 1 नंबर का सरफेस और 6 नंबर का सरफेस, 1 नंबर का सरफेस और 6 नंबर का सरफेस दोनों एक ही कंडक्टर के पार्ट हैं, बैटरी के प्लस से जुड़े हुए हैं। तो 1 नंबर का सरफेस और 6 नंबर का सरफेस दोनों को एक साथ अटैच करके बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया, ठीक है। 1 नंबर Yes, के sir. साथ 1 नंबर के साथ 2 नंबर एक कैपेसिटर बनाया है, तो 2 नंबर यहाँ पे जोड़ दिया। और 6 नंबर के साथ 5 नंबर एक कैपेसिटर बनाया है, तो 6 नंबर के सामने 5 नंबर का सरफेस बना दिया। अब देखो तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये चारों सरफेस एक ही कंडक्टर के पार्ट हैं, बैटरी के माइनस से जुड़े हैं।
यस सर। तो 2 नंबर और 5 नंबर को एक साथ जोड़ा, यहीं से जोड़ दिया 3 नंबर का सरफेस, और यहीं से जोड़ दिया हमने 4 नंबर का सरफेस। 3 नंबर और ये 4 नंबर एक ही जगह पे सबको जोड़ दिया, और ये जोड़ दिया कहाँ पे, बैटरी के माइनस से। ये कनेक्शन हो गया मेरा। यस सर। सर ये 3 4 वाला नहीं आया सर। हाँ, 3 नंबर और 4 नंबर और 2 नंबर और 5 नंबर, ये सब एक ही साथ जुड़े हैं ना, एक ही जगह पे। यस सर। तो सबको एक साथ एक जगह पे जोड़ दिया। आपके समझने के लिए थोड़ा इधर में दूर बना दिया। आप चाहो तो इसी को उठा के यहीं भी जोड़ सकते हो, यहीं पे जोड़ दो, ये ऐसे जोड़ सकते हो। चलो ऐसे, अब ठीक है। यस सर। एक ही जगह पे चारों को जोड़ दिया ना। यस अब सर, एक ही 3 जगह। और, हाँ, 3 और 4 नंबर को देखो तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। 0। यानी Yes, sir, कि ये जो zero. बीच वाला कैपेसिटर बी जो बना है, इस पे चार्ज नहीं जाएगा। Yes, बीच sir. वाले कैपेसिटर पे चार्ज नहीं जाएगा, तो चार्ज Yes. नहीं जाएगा तो उसको वहां से हटा दो भाई। ठीक है, मिटाने की जगह पे उसको गोला बना दिया। तो अब हमारे को क्या दिख गया कि यहाँ पे 2 ही कैपेसिटर हैं विच आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द चार्ज शेयरिंग, और दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल। पैरेलल। Parallel. तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई, C प्लस C, यानी कि इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2C, दैट इज ट्वाइस ऑफ A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इनसे जो कैपेसिटर बना उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। समझ में आई क्या बात? Yes, sir. ठीक है। तो ऐसे कभी भी कोई पैरेलल अरेंजमेंट कैपेसिटर के प्लेट का बना करके आपस में उनको जोड़ा जाए, तो आप हर एक सरफेस का नंबरिंग कर लीजिए और उनसे जो कैपेसिटर बन रहे हैं उनको आपस में कनेक्शन को दिखाते जाइए। ठीक है, सीरीज पैरेलल की पहचान करिए, इक्विवेलेंट लिख जाइए, दैट इज द कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और बातें करेंगे इस पे, और फिलहाल आप जो है अपने प्रॉब्लम्स बना लेना। थैंक यू सर। सर अभी और कितना टाइम लगेगा इस चैप्टर में? 3-4 दिन लगेंगे। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके, यू मे लीव। आप लीव कर सकते हैं। यस सर, बाय सर। बाय।